नमस्कार। बात उत्तर प्रदेश की हो और बात गठबंधन की हो, इस समय ये बात सबसे महत्वपूर्ण बन चुकी है। आज तो वैसे उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पेपर लीक को कबूल कर लिया और पेपर रद्द कर दिया। कल से लेकर के आज तक पूरी रात जो विद्यार्थी रात-रात, दिन-रात एक करके कलम और किताब से अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए मेहनत करते थे, वे विद्यार्थी अपने हक के लिए रात दिन एक करके आंदोलन कर गए। आंदोलन करने को मजबूर किसने किया था? विद्यार्थियों को सड़क पर आकर पूरी रात जाग करके नारे लगाने और तमाम तरह की मुश्किलों को लड़ते हुए आंदोलन करने को मजबूर किसने किया? वही जो नौकरी नहीं देने की कोशिश कर रहे थे। वही जो कल तक कह रहे थे कि बिहार में नौकरी देने में बड़ा घोटाला हुआ है, इसीलिए हम नौकरी नहीं दे रहे हैं। और एक नौकरी देने गए तो पता चला कि इतने बड़े स्तर पर पेपर लीक हो गया। इतना बड़ा पेपर लीक कि उसे पहले तो डिप्टी सीएम मान नहीं रहे थे, लेकिन विपक्षी दलों ने भी राजनीतिक सवाल बना करके शुरुआत से डे वन से, चाहे वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के आदरणीय राहुल गांधी जी हों या तमाम नेता, पल्लवी पटेल जी तो खुद आंदोलनकारियों के बीच चली गई। सोशल मीडिया पर हर किसी ने इतना इस मुद्दे को उठाया कि सरकार को मजबूरी में आकर के पेपर रद्द करना पड़ा। एक तो 50 लाख लोग इसको फॉर्म भरे थे, सबसे 2-200 रुपया ले लिया है। पता नहीं 6 महीने बाद मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं कि फिर से परीक्षा होगी, तब तक चुनाव तो हो चुका होगा। अब चुनाव हो चुका होगा तो किस रूप में परीक्षा होगी, इसको थोड़ा आप भी विचार कर लीजिएगा। थोड़ा इन विद्यार्थियों के इस सवालों पर भी विचार किया करिए कि इन परीक्षाओं में कितना रुपया खर्च हो जाता है कि 50 लाख विद्यार्थियों से 2-200 रुपए के हिसाब से लिया गया और विद्यार्थी को पता ही नहीं, किराया अपना लगा के जाना पड़ता है। होना तो ये चाहिए कि मुफ्त में तीर्थ यात्रा और मंदिरों मस्जिदों को घुमाने वाले लोग विद्यार्थियों को मुफ्त में परीक्षा देने की सफर की रणनीति तो फाइनल कर लेते। कहते कि मुफ्त में हम तुमको यात्रा कराएंगे। एक नौजवान के लिए परीक्षा देने जाने से बड़ा कोई तीर्थ नहीं होता, क्योंकि वो परीक्षा, वो कलम और किताब का इम्तिहान उसका ही नहीं, उसके पूरे परिवार का भविष्य बदलता है। और वो भी पैसा दे करके कितना कहां रह करके रेलवे स्टेशन पर जाग करके अखबार बिछा करके वो रात गुजारते हैं ताकि अगली सुबह स्कूल में जाकर के अपने सेंटर पे जाकर के एग्जाम दें। और आप एक झटके में पेपर लीक करवा के और उसके बाद पेपर रद्द कर दिया। 6 महीने बाद एग्जाम होगा। अगर मान लीजिए इस 6 महीने में कोई किसी की डेट निकल गई, किसी की जन्म तिथि ओवर हो गई तो क्या होगा? बहुत सारे सवाल होते हैं साहब। लेकिन नौजवानों के सवालों पर अब चिंता किसे है? क्योंकि नौजवानों को अब झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे इसमें लगा दिया गया। नौजवानों को भी बांट दिया गया और वो नौजवान अभी ये सब करके सवाल करने के लिए तो आ जाते हैं, देश को बचाने और वोट देने के समय भूल जाते हैं कि नौकरी पर वोट देना था कि नहीं, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पर वोट देना था कि नहीं, कलम और किताब पर वोट देना था कि नहीं, भूल गए वो। लेकिन फिर भी इस तरह के सवाल तो महत्वपूर्ण रहेंगे और मैं उन तमाम नौजवानों को सलाम करता हूं जिन्होंने आंदोलन करके कम से कम अपना हक बचा लिया, अपना भविष्य लुटने से बचा लिया। मिला कुछ नहीं, जो छीना जा रहा था उसी को बचा लिया। जबकि लड़ाई इस तरह के आंदोलन की ये होनी चाहिए थी, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय नौकरी, इस पर लड़ाई होती और ये आंदोलन उस आंदोलन तक जाते। 69,000 शिक्षक भर्ती के शिकार 6800 बच्चे। एक वीडियो आई है, इस वीडियो को देखिए आप, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोते हुए नौजवान कह रहे हैं मार दो गोली। ये भी एक नौजवान है, ये भी किसी झोपड़ी का भाग है। इसका क्या हुआ और कौन है इसके आंसुओं का दोषी? ये इको गार्डन में बैठ करके लखनऊ में 600 दिन से ज्यादा हुआ और यही मुख्यमंत्री मान लिए थे कि हां, इन 6800 बच्चों को हम शिक्षक की नियुक्ति दे देंगे। आज तक नियुक्ति नहीं मिली। 2022 की बात है, 600 दिन आंदोलन करते हो गया। ये किसी के घर के चिराग नहीं है, इनके झोपड़ियों में भाग नहीं जगेंगे। लेकिन जो नौकरी मांगे उसको रुलाएंगे आप, इस तरह से रुलाएंगे। इनके माँ-बाप ये तस्वीरें नहीं देखते होंगे, खुले आसमान के नीचे कोई महिला सो रही है, कोई नौजवान सो रहा है, खेत खलिहान से आया हुआ बच्चा,
उसके पिता और माँ कहीं घर में काम कर रहे होंगे क्योंकि उसको नौकरी मिल जाए ताकि उसके माँ-बाप को राहत मिल जाए। और आप उनके साथ ये सलूक कर रहे हैं। लेकिन इन नौजवानों के साथ खड़ा कौन है साहब? अभी चुनाव आएगा और देखिएगा किस पर वोट दिया जाएगा। 5 किलो अनाज भारी पड़ जाएगा, मंदिर मस्जिद भारी पड़ जाएगी, जाति भारी पड़ जाएगी। लेकिन साहब ये सवाल कहाँ पड़ेगा? इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी ये चर्चा सबसे बड़ी है। दूसरी चर्चा गठबंधन की है, राजनीतिक चर्चा है। और अब ये सुगबुगाहट तेज होती जा रही है कि क्या मायावती जी भी इस गठबंधन में शामिल होंगे और उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलने वाली है? जरा इस पर चर्चा करना जरूरी है। पहले ही सवाल सामाजिक था और दूसरा सवाल राजनीतिक है। और राजनीतिक सवाल, हालांकि मैं ये मानता हूं कि विद्यार्थियों का सवाल भी घोर राजनीतिक सवाल है। पर्सनल इज पॉलिटिकल, एवरीथिंग इज पॉलिटिकल। अब गठबंधन में कयास लगाए जा रहे हैं, दो तरह के संकेत। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जयराम रमेश से जब पूछा गया कि क्या मायावती जी भी गठबंधन में शामिल होंगी, उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश प्रभारी इस बात की कोशिश में लगे हैं कि उन्हें भी कैसे गठबंधन से जोड़ा जा सके। और इधर दूसरी तरफ आप गौर करिए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आदरणीय मायावती जी के लिए एकदम से रणनीति बदल दी और कहा, एक केवल बयान था जिसको लेकर के थोड़ी शिकायत होना लाजमी थी, कि जब उन्होंने कहा था कि गारंटी कौन लेगा। अब जब मोदी की गारंटी का ही कोई भरोसा नहीं, तेजस्वी यादव जी ने तो बिहार सदन में खड़ा होकर पूछ दिया, मोदी की गारंटी लेने वालों बताओ हमारे चाचा की गारंटी लोगे कि पलटेंगे कि नहीं। तो ये एक राजनीति है। देखिए राजनीति में गारंटी असल में होती किसी की नहीं है, ये बात सच्ची है, किसी की भी। लेकिन फिर भी राजनीति बहुत संयम और सौहार्द के साथ होती है और खासकर अपने लोगों के लिए टिप्पणी करने पर बहुत सजग होना चाहिए। और इस बात का बखूबी अंदाजा आदरणीय अखिलेश यादव जी को है कि आदरणीय मायावती जी हमारे घर की बड़ी हैं। हम और हमारा पूरा दल उनके लिए सम्मान का भाव रखता है और कोई भी हमारी पार्टी का एक लफ्ज भी उनके खिलाफ नहीं बोलेगा। ये कल्चर समाजवादी पार्टी ने पिछले दिनों डेवलप की। हालांकि आदरणीय मायावती जी एक बड़े बुजुर्ग की तरह, एक बड़ी नेता की तरह जब मन करता है तो बड़ी शिकायतें भी कर देती हैं, बड़े कड़े ट्वीट कर देती हैं, पुराने इतिहास को ऐसा लाकर पटकती हैं कि आप तिलमिला जाएंगे। हालांकि क्या करें, गलतियां तो हुई हैं साहब, लेकिन संयम उन गलतियों को पाट करके आगे बढ़ने के रास्ते, ये दो चीजें राजनीति में बदल देती हैं सब कुछ। और वो संयम अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के टॉप लीडर हैं, उनके भीतर कूट कूट कर भरा है। विनम्रता, संयम, मृदुभाषिता। और दूसरा, बदली हुई राजनीति में बदली हुई परिस्थितियों के साथ खुद को बदलना। और वो बदलाव समाजवादी पार्टी के मुखिया के उस ट्वीट में देखिए, गौर करिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद को बचाने के लिए 90% पीडीए के बाद ये बदली हुई समाजवादी पार्टी है, जिसको एहसास है कि लोहिया के साथ अंबेडकर एक वैचारिक तेवर देते हैं जो गोडसे, गोलवलकर और हेडगेवार से लड़ने में काम आएंगे। ये बदलाव स्वाभाविक तौर पर सपा और बसपा और उसके लोगों को एक करने की कोशिश करता है। हाँ, कुछ लोग चाहते हैं कि ये एक न हो। हाँ, कुछ लोग चाहते हैं कि ये गठबंधन की बातें फिर से गलत हों और फिर से आदरणीय मायावती जी गुस्से में फिर कोई ट्वीट कर दें, बार-बार हमारा नाम क्यों लेते हो जब हमने घोषणा कर दी है कि हम अकेले लड़ेंगे। लेकिन साहब, राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। कुछ भी संभव है। कल्पना करिए, उस पार्टी के बारे में सोचिए, ये मेरा विश्लेषण है। उस पार्टी के बारे में सोचिए जिस पार्टी में दुनिया में एकमात्र पार्टी ये होगी जिसकी रैलियों में संविधान उस देश का बिकता है और लोग कलेजे से लगाकर उस संविधान को अपने घर ले जाते हैं, जो अपने दिल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को रखते हैं। मजाल क्या, हिम्मत नहीं किसी की कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को आप कुछ भी ऐसा करें और उसको वो समाज छोड़ दे। उन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए उस भारत के संविधान को जब सबसे ज्यादा खतरा सामने हो, मुझे भी ऐसा कई बार लगता है कि अंतिम समय तक आते आते वह पार्टी जरूर यह सोचेगी कि न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एका बना लेते हैं, चलो मिलकर उन्हें कम से कम दिल्ली से दूर रखो, सत्ता से दूर रखो, जो इसी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलने की बात करते हैं।
जिनके जहन में मनुस्मृति है, जो आरक्षण को नहीं चाहते, जो मुट्ठी भर लोगों के हाथ पूरा देश बेच देना चाहते हैं, जिन्होंने आरक्षण को तबाह कर दिया है, जिन्होंने 6800 शिक्षक भर्ती वाले दलित पिछड़ों को बर्बाद कर दिया है, लाठियां मारी हैं, दलितों पिछड़ों पर अन्याय अत्याचार बढ़ा दिया है, उनकी हकमारी कर दी है, लिटरल एंट्री लाए जिसमें कोई दलित पिछड़ा आदिवासी नहीं जा रहा है। ये सारी बातें मुझे लगता है वो कैडर भी समझता है और वो पार्टी और उनके नेता आदरणीय मायावती जी भी समझती होंगी। और ये सबसे बड़ी जगह है जहां उम्मीद मुझे लगती है कि एक साहस जरूर करेंगे, क्योंकि इतिहास में जो पलट गया या जो चुप रहा 25-50 साल बाद वो किस रूप में याद किया जाएगा, इसे आप भी समझते हैं। ये सबसे कठिन वक्त है। 10 में 5 चीजें हमारी नहीं मिल रही हैं, लेकिन 5 चीजें अगर मिल रही हैं तो इन 5 पर एकजुट हो जाएं। जब बचेंगे तो बाकी 5 पर भी तालमेल बनाकर लड़ लेंगे कि तुमने गलती की थी आज से 20 साल पहले, माफी मांगो और चलो अब नया भारत बनाने के लिए उस गलती को सुधार करो। और हो सकता है एक दिन समाजवादी पार्टी के मुखिया खुल करके ये वाक्य बोलें कि हाँ, प्रमोशन में रिजर्वेशन की बिल फाड़ना हमारी गलती थी, हम अब आएंगे सरकार में तो एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी प्रमोशन रिजर्वेशन देंगे। और ये बात बोली जा चुकी है, कई बार बोली जा चुकी है, लेकिन आज इसको फिर से बोलने की जरूरत है। कल्पना करिए कि वो एकजुटता अगर उत्तर प्रदेश में हो गई, और जो एकजुटता में नहीं है, कल्पना करिए कि नीतीश कुमार किस रूप में याद किए जाएंगे। जब सबसे मुश्किल वक्त आया और सबसे बड़ी लड़ाई आपके सामने थी, आप पलट गए। कल्पना करिए कि हेमंत सोरेन किस रूप में याद आएंगे। नहीं पलटे, जेल गए, लेकिन कबूल नहीं किया झुकना और बिकना। सोचिए कि जयंत चौधरी दिल हार गए तो उनको 20-50 साल बाद किस रूप में याद किया जाएगा। और सोचिए कि तेजस्वी यादव दिल जीतने बिहार की सड़कों पर उतर गया है, एक ऐसा नौजवान जो रात हो चाहे दिन, हजारों लाखों की भीड़ में वो लोग दीवाने की तरह उसे देखने के लिए एकजुट हो गए, खड़े हैं। वो अपना लोगों के, आम जनता के दिलों में जगह बनाते हुए चला गया। वो ईडी से नहीं डरा, वो सीबीआई से नहीं डरा, वो नहीं डरा, कहा कि चाचा पलट गए लेकिन भतीजा मोदी को रोकने के लिए पूरे बिहार में घूमे। कल्पना करिए ये दृश्य 20-50 साल बाद किस रूप में याद किए जाएंगे। और जब इस तरह का सवाल पूछा जाएगा तो नीतीश कुमार, जयंत चौधरी और तमाम लोग, या ओम प्रकाश राजभर भी, अब सुनने में तो आ रहा है कि जयंत चौधरी का दिल उधर ज्यादा लग नहीं रहा है, चाचा का भी मन ज्यादा लग नहीं रहा, क्योंकि मिल तो कुछ रहा नहीं, अभी तक कुछ क्लियर है नहीं। किसानों पर लाठी चल रही और जयंत चौधरी कह रहे हैं कि भाई ये ठीक नहीं है, मारा ना, हिंसा नहीं होनी चाहिए। अरे साहब, अगर हिंसा हो गई, 3 लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही है, पता नहीं आप जानते होंगे सच है कि झूठ है, आप बताइए। हम तो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। और अगर ये होगा तो शायद आप भी पलट के आ जाए। और हम तो चाहते हैं, अभी देर नहीं हुई है, लौट आइए, हम बुरा नहीं मानेंगे। नीतीश चचा आप भी लौट आइए, हम बुरा नहीं मानेंगे। हम सारे वे लोग, हम मतलब वे लोग जो इस देश से मोहब्बत करते हैं, संविधान से मोहब्बत करते हैं और आप सबका सम्मान करते हैं, क्योंकि आपके दिल में भी नफरत नहीं है। तो आप नफरती के साथ क्यों खड़े हैं? और इसी भाव के साथ मैं उम्मीद करता हूं बसपा प्रमुख आदरणीय मायावती जी भी इस बात को समझेंगी, उनका कैडर भी समझेगा। अपनी शर्तों पर आइए, लेकिन उन शर्तों पर आइए जिससे गठबंधन किया जा सके। कोई ऐसी शर्त ना हो जिससे कि गठबंधन की बात ही करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि जीत जाएंगे तब अपनी शर्तों पर मनवा लेंगे और देश पर हुकूमत करेंगे। और अगर हार गए तो किस पर हुकूमत करेंगे और किस पर अपनी शर्तें मनवाएंगे। और इस पूरे कयास और दौर में जब अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो भी संविधान और पीडीए को बचाना चाहता है, 90% को बचाना चाहता है, आए एकजुट हो जाए। राहुल गांधी जी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आए एकजुट हो जाए। तेजस्वी यादव जी लगातार कह रहे हैं एकजुट हो जाए। आदरणीय मायावती जी भी, उम्मीद है कि आचार संहिता लगने के बाद हो सकता है कि वो सड़क पर उतर करके संविधान को बचाने के लिए एकजुट हो जाए। और संविधान विरोधियों का फिर से सत्ता में आना मुश्किल क्या असंभव हो जाएगा, जब उत्तर प्रदेश की रैलियों में एक तरफ कुर्सी लगी होगी आदरणीय अखिलेश यादव जी की, एक तरफ कुर्सी लगी होगी आदरणीय राहुल गांधी जी की, और बीच में कुर्सी होगी आदरणीय मायावती जी की। बहुत लोगों के इस मंसूबे पर पानी फिर जाएगा और देश का संविधान जीत जाएगा। देश का वंचित, शोषित, कमेरा, दलित, पिछड़ा, सामाजिक न्याय की बात करने वाला आदमी जीत जाएगा। और उम्मीद है कि राजनीति में ऐसा भी हो सकता है।
आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक देखते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।